नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और बुलेटिन की शुरुआत हम मुंबई से आ रही एक बड़ी खबर से करेंगे। अंडरवर्ल्ड डॉन और मुंबई धमाके के दोषी याकूब मेमन की कब्र को लेकर अंडरवर्ल्ड कनेक्शन अब सामने आ रहा है। कब्रिस्तान के दो पूर्व ट्रस्टी का दावा है कि याकूब मेमन के भाई टाइगर मेमन, ये नाम ध्यान से सुनिएगा, टाइगर मेमन के नाम पर धमकी देकर 2020 में 3 कब्र खरीदने की कोशिश की गई थी। इसकी शिकायत पुलिस से की गई थी। पूर्व ट्रस्टी परवेज सरकारे और जलील नवराने के मुताबिक साल 2020 में याकूब मेमन की कब्र पर कोई मार्बल का पत्थर, संगमरमर का पत्थर नहीं लगाया गया था, लेकिन वक्फ बोर्ड और ट्रस्ट को धमकी मिली थी। टाइगर मेमन पाकिस्तान में है, 1993 धमाकों का दोषी है और टाइगर मेमन के नाम पर धमकी दी गई थी और उसी के बाद यहां पर कब्र की सजावट की गई। आज तक के पास मुंबई पुलिस को लिखी वो चिट्ठी भी है जिसमें टाइगर मेमन का नाम लेकर धमकी दी गई थी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो उसी दौरान इस कब्र की साज सज्जा की गई थी। और आइए अब हम आपको यह बताते हैं और विस्तार से बताते हैं कि आखिर यह आतंकवादी है कौन। टाइगर मेमन, इसका नाम लेकर धमकी कौन दे रहा है और क्यों दी जा रही है। इंटरपोल और सीबीआई का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है टाइगर मेमन। 1993 में दाऊद इब्राहिम गैंग का सदस्य था यह आदमी और टाइगर मेमन, दाऊद इब्राहिम, याकूब मेमन, इन सब ने मिलकर 1993 मुंबई ब्लास्ट के ये मुख्य साजिशकर्ता थे। पाकिस्तान की आईएसआई के इशारे पर ये विस्फोटक लेकर आए थे। आरडीएक्स का इस्तेमाल भारत में पहली बार हुआ था। 12 जगह मुंबई में धमाके हुए थे, आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था और 257 बेगुनाह भारतवासी मारे गए थे। इंटरपोल और सीबीआई दोनों का मोस्ट वांटेड आतंकी है ये टाइगर मेमन, जो पाकिस्तान आईएसआई की शह पर पाकिस्तान में रहता है। तो आतंकी याकूब मेमन की कब्र की सजावट को लेकर 2 दिन से महाराष्ट्र की राजनीति जबरदस्त तरीके से गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी यह कहते हुए लगातार शिवसेना पर हमलावर है कि आतंकवादियों पर उद्धव ठाकरे की सरकार मेहरबान रही। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और शिवसेना का जो वो धड़ा है वो पलटवार कर रहा है, यह कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही एक आतंकवादी को कब्र क्यों दी गई। आतंकवादी याकूब मेमन की कब्र को जिस प्रकार से मजार का रूप दिया जा रहा था, ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा था, इसका समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कर रहे हैं। क्या मति खो गई आपकी? याकूब क्या आपका कोई रिश्तेदार है? हमारा तुम्हारा नहीं, हमारे पूरे देश का दुश्मन है वो। सैकड़ों लोगों की जान उसके कारण गई है। जो हमारा दुश्मन मुल्क है पाकिस्तान, उसके इशारे पे जो मुंबई में बम कांड हुए, उसमें कई सारे मुस्लिम भाई भी अपनी जान गंवा चुके हैं। इस पर क्या टिप्पणी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता की? यह विषय किसी जाति धर्म का नहीं है, यह विषय हमारे राष्ट्रभक्ति का विषय है। देखो, अपने देश में कोई भी देशद्रोही जो होगा, जिन्होंने गलत काम किया होगा, उसके बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं। अभी क्या हो रहा है, ये जो नया गवर्नमेंट आया है, इन्होंने एक नया इश्यू निकाला है कि पुराने गवर्नमेंट के जमाने में वो हुआ है। ऐसा कोई भी नहीं चाहता कि अपने गवर्नमेंट के टाइम पे ऐसा काम हो। और अभी के जो चीफ मिनिस्टर है वो तो हम उद्धव ठाकरे साहब के मिनिस्ट्री में तो सीनियर मिनिस्टर थे, तो फिर क्या उसके बारे में क्या करने का? ऐसा नहीं है। ये जो भी किसी ने किया है वो गलत किया है। और दूसरी बड़ी खबर इस समय आ रही है गोवा से, जहां पर कर्लीज क्लब के एक बड़े हिस्से को गिराया जा रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कर्लीज क्लब के एक हिस्से को गिराने पर रोक लगा दी थी, लेकिन जो गैर कानूनी हिस्सा है, बाकी हिस्से पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रोक नहीं है और अब प्रशासन का बुलडोजर बाकी हिस्से पर अपनी ताकत दिखा रहा है।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कर्लीज क्लब पर जेसीबी मशीन पहुंच गई है और जेसीबी मशीन लगातार जो गैर कानूनी हिस्सा है कर्लीज क्लब का उसे गिरा रहा है। इसी कर्लीज क्लब में सोनाली फोगाट जो टीवी की एक बड़ी स्टार भी थी, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर चुनाव भी लड़ चुकी थी, वहीं यहां पर उन्हें कोई जबरदस्ती नशीला पदार्थ दिया गया था। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे मैं आपको मेरे सहयोगी मुस्तफा शेख हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस समय कौन सा हिस्सा गिराया जा रहा है, कौन सा हिस्सा है जो बरकरार रहेगा और कर्लीज क्लब के प्रशासन का इस पर क्या कहना है, मुस्तफा? जी बिल्कुल गौरव, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पहले तो ये देख लीजिए अंजुना बीच से शेख कितना नजदीक है, क्योंकि पूरा मामला जिसको लेकर ऑर्डर आया वो ये है कि एनवायरमेंट लॉज का उल्लंघन किया गया है। समंदर के बिल्कुल नजदीक पर आप कह सकते हैं कि एक परमानेंट टाइप का स्ट्रक्चर बनाया गया है। रेलिंग्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। सुबह से जो डेमोलिशन किया गया है वो डेमोलिशन के यहाँ पर आप ये चीजें देख सकते हैं कि किस तरह से एक एक करके ये पूरा हिस्सा तोड़ा गया है। कौन से हिस्से को प्रोटेक्शन है, तो ये रेड रिबन आपको दो तरफ दिख रही होगी। ये जो दो रेड रिबन्स लगाई गई है उतना प्लॉट 4210 है, उस हिस्से में डेमोलिशन नहीं होगा। 42-9 और 42-11 जो प्लॉट्स है उस हिस्से पे, यानी कि इसके ऊपर जो पूरा है पीछे का, यहाँ से ऊपर अगर आप कैमरा पैन करेंगे तो ऊपर का जो हिस्सा दिखाई पड़ रहा है वो हिस्सा जो है वो डेमोलिश किया जाएगा। उसके ऊपर भी काफी कंस्ट्रक्शन हुआ है, वो सारी चीजें जो है वो डेमोलिश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोटेक्शन दिया है वो प्रोटेक्शन सिर्फ इस इतने हिस्से को लेकर के है, इसलिए गोवा प्रशासन ने साफ कर दिया है कि वो लोग अपना डेमोलिशन का काम नहीं रोकेंगे, बल्कि 2 से 3 दिनों तक ये काम किया जाएगा। ऊपर की तरफ हम आपको दृश्य लाइव दिखा रहे हैं किस तरह से डेमोलिशन का काम जो है वो शुरू है। देखिए एक एक करके जो हिस्से तोड़े जा रहे हैं उस हिस्से को नीचे गिराया जा रहा है। अभी एक बड़ा हिस्सा जो शेड से तोड़ा ये पूरा डेमोलिश कर अभी अभी नीचे फेंका गया, जैसा आपने देखा। तो ये लेबरर्स आपको दिख रहे हैं जो डेमोलिशन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ये पूरा आप लाइव तस्वीर देख सकते हैं। तो धीरे धीरे करके पूरा जो शेड है ऊपर का वो निकाला जा रहा है, और जो समंदर किनारे इतने नजदीक एक तरह से स्टील और मेटल्स का जो कंस्ट्रक्शन किया गया है उसको लेकर के बड़ी रोकती है। सोनाली फोगाट की हत्या के बाद ये पूरा मामला सामने आया कि यहाँ पर ड्रग्स भी मिलते थे, उसको लेकर के एक्शन लिया जा रहा है। गौरव, ये बड़ी बात आपने की, ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई को तेज कर रहा है प्रशासन। गोवा के कर्लीज क्लब को आज इससे पहले कुछ राहत जरूर मिली। इसी रेस्टोरेंट में सोनाली फोगाट की मौत से पहले आखिरी बार बेहद खराब हालात में तस्वीरें सामने आई थी, और वो तस्वीरें हमने आपको आज तक पर दिखाई थी। आज इसी रेस्टोरेंट पर बुलडोजर चल रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने अपील खारिज कर दी इसी कर्लीज क्लब की, तो पुलिस और प्रशासन दोनों वो जेसीबी मशीन और बुलडोजर्स को लेकर वहां पहुंच गए और कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई के एक अंश पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह भी साफ कर दिया है कि यह रोक महज अंतरिम है। फिलहाल व्यावसायिक गतिविधियों पर यहां इस समय रोक है। कर्लीज क्लब पर आई कयामत। एक जुर्म का ठिकाना मटिया में। मिट्टी में मिल गया नशे का अड्डा। ऐसे होता है किसी का वजूद खत्म। गोवा के क्लब पर चला बुलडोजर। नॉर्थ गोवा के अंजुना बीच के पास समंदर के किनारे ये वही ठिकाना है जहां जुर्म को पनाह मिला करती थी। पहले ये कर्लीज क्लब ऐसा दिखता था, जिसकी शान और जिसका रुआब गोवा के हर सैलानी की जुबान पर होता था। आज इस कर्लीज क्लब का गुलशन उजड़ गया है। टिकटॉक फेम सोनाली फोगाट की मौत के मामले में ये कर्लीज क्लब एक नया पड़ाव बना था। इसी रेस्तरां में सोनाली फोगाट की ड्रग्स के ओवरडोज से मौत हुई थी।
आज इस क्लब की मौत का दिन है। जहां सोनाली ने आखिरी सांस ली थी, आज उसे बुलडोजर से जमींदोज किया जा रहा है। कर्लीज शेक्स थे, ये कर्लीज शेक्स जो है आप देख सकते हैं पीछे हरा कलर का स्ट्रक्चर है। जेसीबी जो है अब अपना रास्ता बना रहे हैं। कर्लीज शेक की तरफ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, इसलिए खुदाई करनी पड़ी है। ये ऊंचाई से खुदाई कर 3 माले का ये जो शेक है, इसको धीरे धीरे डेमोलिशन करने का जो काम है वो अब जेसीबीज ने शुरू कर दिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि जेसीबीज जो है धीरे धीरे कर्लीज शेक पर पहुंच रहे हैं। कई घंटों का डेमोलिशन ये ड्राइव हो सकता है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि कर्लीज के जो वकील है वो बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक अर्जेंट हियरिंग के लिए अपील फाइल की है डेमोलिशन रोकने के लिए। उनका ये कहना है कि एनजीटी ने कल उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट किया, जिसका ऑर्डर 1 बजे दोपहर में मिला, जिसके बाद आज ही आप देख सकते हैं कि पुलिस के बड़े बंदोबस्त के साथ यहाँ पर पूरा जो डेमोलिशन ड्राइव है वो शुरू हो चुका है। ये स्ट्रक्चर ही आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा स्ट्रक्चर इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल समंदर किनारे, साउथ अंजुना बीच जो है गोवा का, बिल्कुल समंदर किनारे है। रेस्टोरेंट में आप बैठ करके फर्स्ट सेकंड लेवल पर सामने देखेंगे तो समंदर सीधा दिखाई देता है। अगर हम आपको अंदर इस क्लब का गोवा में बड़ा नाम था। ये क्लब गोवा में नशेड़ियों का एक बड़ा अड्डा बन चुका था। इस क्लब का शुमार उन ठिकानों में किया जाता था जहां जुर्म को पनाह मिलती थी। देखिए, ये अभी जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसकी अपील के जो फैसले में साफ जाहिर है कि ये इलीगल था। और इनफैक्ट पुलिस प्रशासन ने भी सरकार की एजेंसीज को लिखा था कि कुछ इनके पास जो इनके लाइसेंसेस हैं वो खारिज होने चाहिए फॉर गैर सामाजिक जो गतिविधियां हैं। तो ये प्रशासन ने इस बार इस फैसले के बाद तुरंत कार्रवाई करके जो इस तरह की गैर कानूनी कार्रवाइयां हैं उनको करने वालों को एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है, और ये पुलिस को भी बहुत मदद करेगा इस तरह से। ये क्लब कानून को ठेंगा दिखाने के नाम पर गोवा भर में बदनाम था, और इस क्लब की बदनामी के किस्सों ने तो 7 समंदर तक पार कर लिए थे। गोवा में जिस कर्लीज क्लब में नेता सोनाली फोगाट की मौत हुई थी, उस क्लब पर सरकारी बुलडोजर ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। उसका वजूद मटियामेट करने के लिए हथौड़े चलने लगे हैं। अब जरा इस सरकारी चिट्ठी पर नजर दौड़ाइए। इन्हीं इबारतों की आड़ में गोवा के इस बदनाम क्लब को खत्म करने का फरमान दर्ज है। यही वो सरकारी खत है जिसके सामने आने के बाद ही इस क्लब की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गोवा के रेस्टोरेंट कर्लीज के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने वाली याचिका को 1 हफ्ते पहले ही खारिज कर दिया था, और उसके बाद ही इस क्लब के वजूद को खत्म करने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया था। 15 दिन ऐसे ऑर्डर पे है, विदिन 15 डेज टू बी डिमोलिश, ऐसा है। आप कब अपील किया है? सर, मैंने आपको पहले ही बताया है, मेरे को ऑर्डर कल 1 बजे अपलोड हुआ है वेबसाइट पे, अभी 24 घंटा भी नहीं हुआ है। इधर 7 बजे इधर आए, मेरे को हमको लेटर मिला कल रात को क्योंकि वो 7 बजे इधर आ रहे करके, हमको टाइम भी मिला कुछ निकाल के, कुछ नहीं, अभी तक सामान निकल रहे हैं। मैंने उसको रिक्वेस्ट भी किया, बाबा गिव अस सम टाइम टू रिमूव थिंग्स एटलीस्ट। सालों से इस क्लब के खिलाफ शिकायतें दर्ज हो रही थी। बताया यही जा रहा है कि ये क्लब तमाम नियमों को अनदेखा करके चल रहा था। क्लब के मालिक एनजीटी तक गए लेकिन राहत नहीं मिली, और अब इस क्लब और उसके मालिकों को किए की सजा मिलने वाली है। तरह से पूरे शेक को इस वक्त यहाँ पर डेमोलिश करने का काम शुरू है। कई घंटों का ये काम रहेगा, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। पुलिस से हमारी बात हो रही है, उनका कहना है कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वो लोग डेमोलिश करने वाले हैं। गोवा पुलिस का ये कहना है कि एनवायरमेंट लॉज वायलेट किए गए हैं, इसलिए
ये डेमोलिशन हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी कह रहे हैं कि एक स्ट्रांग मैसेज देने की उनकी कोशिश है कि गोवा में शैक्स की तरफ से, रेस्टोरेंट ओनर्स की तरफ से इलीगल एक्टिविटीज टॉलरेट नहीं की जाएगी। जिस तरह से ड्रग्स जो है, नार्कोटिक्स है, इस शैक पर पाए गए थे। सोनाली फोगाट के केस में भी नार्कोटिक्स का एंगल सामने आया, को ओनर जो है इस शैक के, उसको गिरफ्तार किया गया। तो ये इलीगल एक्टिविटी जो है ये गोवा में कहीं होने नहीं दी जाएगी। शुक्रवार को जब इस क्लब को गिराए जाने का काम शुरू हो रहा था, उससे पहले ही गोवा पुलिस के तमाम अफसरों ने सारे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था, ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो सके। सच कहा जाए तो किसी भी गुनाह की पनाह को अपना वजूद बनाए रखने के लिए बेशक जमीन आसमान एक करना पड़ता हो, लेकिन एक बात तो तय है कि एक बार निजाम की आंख फिरी नहीं कि सब कुछ ऐसे ही मिट्टी में मिल जाता है, जैसा नॉर्थ गोवा के अंजुना बीच के पास बना ये कॉलिस क्लब का हुआ। और राजधानी दिल्ली में एक इमारत रेत के ढेर की तरह भरभरा कर गिर गई। ना कोई भूकंप आया राजधानी दिल्ली में, ना बाढ़ आई, सूखे मौसम में ही यह इमारत धराशायी हो गई। जहां इमारत गिरी वहां से आई एक ग्राउंड रिपोर्ट, और इसे देखकर आप भी समझ जाएंगे कि इमारत बनाने के दौरान किस हद तक समझौता किया गया और कैसे एक नहीं, दो नहीं, कई लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी गई। दिल्ली में इमारतों की बुनियाद कितनी कमजोर है, ये आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये उस 4 मंजिला इमारत का मलबा है जो अपना ही वजन बर्दाश्त नहीं कर पाई और ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। आज सुबह सुबह दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके में ये हादसा हुआ, जब एक तंग गली में खड़ी इमारत औंधे मुंह गिर गई। इमारत की नींव दरक गई, दीवारें धराशायी हो गई, ईंट छिटक गई, बिल्डिंग को ताकत देने वाला बालू सीमेंट धूल बनकर उड़ने लगा। गली के अंदर से ही कई सारे मकान जो है वो होकर के गुजरते हैं, जिसमें अभी भी कई सारे लोग जो है वो फंसे हुए हैं और उनको निकालने की कोशिश, उनको निकालने के लिए बड़ी चुनौती एनडीआरएफ की टीमों की तरफ से, क्योंकि ये पूरा रास्ता अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से मलबे से ढका हो चुका है, ढक चुका है और यहाँ पर लोगों को निकलना बड़ा मुश्किल हो चुका है। और ऐसे में जो लोग फंसे हुए हैं उनकी जान का जोखिम भी जो है वो इस वक्त बना हुआ है और लगातार एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो लगी हुई है, ताकि लोगों को जल्द से जल्द रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा सके। अब आप समझ गए होंगे कि इस गली की क्या हालत है। करीब 3.5 फीट चौड़ी गली के दोनों ओर बेहिसाब और बेतरतीब तरीके से इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। जगह का इतना टोटा है कि अगर कोई इमारत हिली तो पूरी गली बंद हो जाती है, कि जैसे कि यहाँ हुआ है। ये पूरा परिवार इमारत गिरने से घर के अंदर कैद होकर रह गया है। कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं? हाँ, और अंदर कितने हैं बाकी पूरे? अंदर बहुत सारे घर हैं, 10-15 घर हैं। अच्छा, कब से फंसे हुए हैं आप? सुबह से फंसे हुए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? कितनी परेशानी हो रही है? सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है? अच्छा, यही इस गली की कहानी है। कहने को तो ये इलाका दिल्ली का ही एक हिस्सा है, लेकिन इस हिस्से में कैसी जिंदगी आई है ये आप समझ सकते हैं। इसकी आवाज से उठे, एकदम उठ के देखा तो पूरी बिल्डिंग नीचे पड़ी है। अब ये इन लोगों ने इतना हल्का मतलब सब चीजें करी इस्तेमाल, और 20 दिन में ये 4 फ्लोर चढ़ा दिए इन्होंने, तो ये गलत है। इतने पास बिल्डिंगों में ऐसे थोड़ी होता है। खैर, अब इस हिस्से से मलबे को हटाने की जिम्मेदारी निभाई जा रही है, लोहे की छड़ें काटी जा रही हैं, एनडीआरएफ की टीम रास्ता बनाने में लगी है, तो राजनीति भी अपने रास्ते आगे बढ़ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौके पर पहुंचे। अनफॉर्चुनेटली सारे दिल्ली में इस तरह की जो स्थिति है बहुत जगह पे देखने को मिलती है। इसके बारे में रेडिकली विचार भी होना चाहिए, रेडिकल समाधान भी होना चाहिए। कानून इत्यादि जो है उसको, नियमों को ठीक से पालन भी करना चाहिए, लोगों को भी पालन करना चाहिए, और जो सरकारी व्यवस्थाएं चाहे दिल्ली सरकार की हो चाहे वो नगर निगम की हो, उनको उनका पालन भी ठीक से कराना चाहिए। एक इमारत के यूं लुढ़क जाने की कई वजह हैं।
छोटी सी जमीन मजबूत इमारत बनाने की हैसियत का ना होना और सबसे बढ़कर प्रशासन का नियम कायदे को लेकर आंखें मूंद लेना। इमारतों को तो गिरना ही था। मिलन शर्मा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा पलटवार किया है। यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी देश को तोड़ने में लगी है। सुनवाते आपको। पैस का जमाना जाने वाला है। अब फुल फ्लेजेड एक तरफा काम कर डालो, पूरे का पूरा सड़क ठीक कर डालो, इस बात को याद रखो। मित्रों, अगर मैं बात करूं रायपुर विशाखापट्टनम की सड़क की 464 किलोमीटर, रायपुर विशाखापट्टनम, और ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। इकोनॉमिक कॉरिडोर का मतलब है, मुझसे कई लोग पूछते हैं, गांव में जाकर के लोगों को बताना, मुझसे कई लोग पूछते हैं मुझे क्या मिला जी, मुझे क्या मिला। मैं सबको पूछता हूं, एक बात बताओ, 10 साल पहले तुम्हारी जमीन का सर्कल रेट क्या था और आज तुम्हारी जमीन का सर्कल रेट क्या है? बोले जी वो तो 10 गुना हो गया, वो तो 15 गुना हो गया, वो तो 20 गुना हो गया। वो कैसे हुआ 20 गुना? इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल हाईवे दिया, 4 लेन दिया, एक्सप्रेस वे दिया, इकोनॉमिक कॉरिडोर दिया, इसलिए जमीनों के भाव बढ़ गए। इस बात को समझो और उसी तरीके से मां बमलेश्वरी देवी के लिए 43 करोड़ रुपए की प्रसाद योजना में उसका पूरा नवीनीकरण हो रहा है, उसके लिए काम चल रहा है। उसी तरीके से रेलवे लाइन, आप बताइए, रेलवे लाइन और पैसेंजर ट्रेन पहुंचने की व्यवस्था कांकेर डिस्ट्रिक्ट तक की गई कि नहीं की गई? की गई कि नहीं की गई? तो यह विकास की कहानी यह भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता बोल सकता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं बोल सकता, कांग्रेस का नेता भी नहीं बोल सकता। आप बताइए, भिलाई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आया कि नहीं आया? आप बताइए, 1100 करोड़ रुपए लगे कि नहीं लगे? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपको कि यह है भारतीय जनता पार्टी, यह मोदी जी की बदलती संस्कृति। लोगों की सेवा करो, उनके जीवन को उठाओ, उनको आगे बढ़ाओ, उनको मजबूती दो, उनको ताकत दो। इस काम के लिए हम लोग लगे।